Hello, my dear student. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। चलिए आज क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। देखिए दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस आपके अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तो भी एक सिकंदर है। यानी खुद के जो बनाए हुए पिंजरे हैं आप, उससे सोच है, उससे बाहर निकलिए, आप भी एक सिकंदर है। तो चलिए हम आज एनसीईआरटी क्लास 7th के जियोग्राफी बुक से चैप्टर 3 को पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। यानी पृथ्वी जो हमारी बदल रही है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्टूडेंट, एक पॉइंट है, यहाँ से लिख लेना। स्थलमंडल अनेक प्लेटों से बना है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों से में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट, क्रियाकलाप को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो यहाँ पे बात का उसको मैं समझा देता हूँ। देखो, कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा जो होते हैं वो गति, मतलब उनका गति होता रहता है। इसी के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघलता है वो किस रूप में घूमता रहता है, तो बताइएगा वृत्तीय रूप में। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि जो पृथ्वी का प्लेट होता है वो कुछ परिवर्तन लाता है, विभाजित होता है गति के कारण, जिनके कारण ये गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग पर, यानी आंतरिक भाग का मतलब कल स्टूडेंट हमने बताया था कि अंदर वाला भाग, पृथ्वी के अंदर वाले भाग को हम लोग बोल देते हैं आंतरिक भाग। यानी जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग पर घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें बहिर्जनिक बल या फिर एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 में अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट, दो हमें बल के बारे में बताया है, एक हमारा अंतर्जनित बल है और दूसरा हमारा बहिर्जनित बल है। देखिए अंतर्जनित का मतलब हुआ कि जो पृथ्वी के अंदर बल लगता है, और बहिर्जनिक का मतलब हुआ जो पृथ्वी के बाहर लगता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। कन्फ्यूज़न अगर आपको क्रिएट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने, जितना जल्द हो सके वीडियो अपलोड करूँ और आपको समझाऊँ। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, चित्र 3.1 में देखिए स्थल रूपों का विकास में पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। अब देखिए अंतर्जनित बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आकस्मिक बल और एक होता है पटल विरूपण बल। पर्वत, देखिए पटल विरूपण में क्या हो जाएगा, तो पर्वत निर्माणकारी बल। अब देखिए पर्वत निर्माणकारी बल क्या होता है, तो पर्वत की निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। और अगला हो गया भूकंप, हो गया ज्वालामुखी, हो गया भूस्खलन, ये किस में आता है, तो आकस्मिक बल में आता है। बहिर्जनित बल में आइए देखते हैं, तो अपरदन और निक्षेपण, यानी नदी का बहता जल, पवन, समुद्र तरंग, हिमनद। देखिए अपरदन के बारे में जानते हैं हम लोग कि जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपरदन बोल देते हैं। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं में दिया है कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। स्टूडेंट ये एक्टिविटीज़ है। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें
जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे गिर जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। शब्दावली में देखो स्टूडेंट, स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। अब देखो स्टूडेंट, आते हैं हम लोग शब्द की उत्पत्ति पर। देखो शब्द उत्पत्ति का मतलब समझ रहे होगे, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो इसमें देखो है इंडो सबसे पहला तो, और दूसरा इसमें नीचे देखोगे तो है एक्सो। तो इंडो का मतलब हुआ अंत और एक्सो का बा, जिसको हम लोग की बाह बोलते हैं। ऐड करते हैं जेनिक। अब देखो जेनिक का मतलब क्या होता है, तो जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, मीन्स जेनिक का मतलब हुआ उत्पत्ति। अब इसी से हुआ हमारा एंडोजेनिक एक हो गया। एंडोजेनिक किसका हुआ, तो एंडो का एंडोजेनिक हुआ। ओके, और एक्सो का हुआ एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक स्टूडेंट, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, साथ साथ मैं खुद भी पढ़ते रहता हूँ। क्योंकि मैंने अगले ही वीडियो में बता चुका है कि मैं एक सिविल सर्वेंट की तैयारी करता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, जिसके कारण मुझे भी 6 to 12 तक NCERT पढ़ना अनिवार्य है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वीडियो भी बनाते रहूँ और पढ़ाते भी रहूँ, इसी के कारण मैं पढ़ा रहा हूँ। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर वोल्केनो की बात किया जाए तो वोल्केनो भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। गैस व राख, देखो चित्र 3.2 में एक ज्वालामुखी का चित्र दिया है। करेक्टर हो गया, निकास वेट हो गया, लावा हो गया, मैग्मा कोस्ट हो गया, परपटी हो गया, मेटल हो गया। आओ स्टूडेंट क्रियाकलाप को देख लेते हैं। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपके ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। स्टूडेंट, आप लोग को पृथ्वी में भूकंप आने से कंपन जो होता है उसके बारे में समझाया गया है। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 में भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। स्टूडेंट, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि भूपर्पटी के नीचे, यानी भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, और उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। सबसे पहला तो एक बात है यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए क्या होगा कि अधिकेंद्र से जितनी दूरी बढ़ेगी तो उसका जो तीव्रता होगा, तीव्रता का मतलब तेजी जो होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब कहेंगे कि सर क्या बकवास कर रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए बाढ़ आया हुआ है तो बाढ़ दूर के क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, हाँ उसी को कह सकते हैं कि उसका मतलब घाटा पहुंचाता है जो कि एकदम पास में रहता है, जहाँ पे अब मान लीजिए बाढ़ का उत्पत्ति ही हो, जैसे नदी हो गया, अगर वहीं पे आप घर बना ले तो फिर अगर बाढ़ आता है तो आपको कुछ ना कुछ तो खतरा करेगा ही। वैसे ही कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा क्या होता है, दूरी बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारे कंपन में या फिर कह सकते हैं तीव्रता में कमी आ जाती है।
चलो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। चित्र 3.3 एक भूकंप की उत्पत्ति दिया है। प्लेट सीमा हो गया, अधिकेंद्र हो गया, भूकंप तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलता है। उद्गम केंद्र में वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पत्ति होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम उसको कह सकते हैं उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है। क्या आप जानते में है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट आपको कुछ ढूंढने के लिए कहा है विश्वकोश से, आप इसको एक बार ढूंढने की कोशिश जरूर करिएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, चित्र 3.4 में दिया है गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। अब देखो, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे कहने का मतलब है कि भूकंप को हम लोग क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल आएगा, लेकिन हाँ पहले से तैयार रहते हैं तो हमें क्या होगा, उतना घाटा सहना नहीं पड़ेगा। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवर के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। इस सब के कारणों से जो मतलब लोकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भूकंप आने की संभावना का अनुमान लगाते हैं, एक इजिप्शन कहते हैं। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, भुज में भूकंप के झटके। देखो स्टूडेंट, एक कहानी है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। इसमें देखो सबसे पहला ये इसमें तो 1 2 नहीं दिया है, इसमें डायरेक्टली 2 दे दिया है। अब 1 दिया भी होगा तो सॉरी मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्टूडेंट, इसलिए 2 में दिया है कि स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हैं। जाहिर सी बात है, देखो स्टूडेंट, सबसे अधिक भूकंप आता है तो स्कूलों में प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे रहते हैं। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। अब देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे मौत की आशंका हो गई है। भोज के में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। भुज की तबाही में फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित है। 5वां है शहर में आग ले, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। 6वां है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। देखिए राष्ट्रपति एक घोषणा लागू करते हैं जिसको हम लोग मिनिमम आपातकालीन या फिर जिसको हम लोग दूसरी भाषा में इमरजेंसी कहते हैं। मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। देखो स्टूडेंट, वित्तीय सहायता होता क्या है, तो पैसा रुपया को हम लोग वित्तीय सहायता करते हैं। अब देखो क्रियाकलाप में क्या दिया है, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया, भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें, इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्लास से बाहर जाएं, और क्लास से बाहर जाकर उस स्थान पे जाएं जहाँ पर कि मतलब बिजली वगैरह ना हो। भूकंप से बचाव की तैयारी देखो, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रम ले सॉरी भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले, तो सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। यहाँ पे देख लो, रसोई काउंटर यानी कि जो रसोई में गैस वगैरह रखने वाला नहीं होता है उसके नीचे का हुआ है, और दीवार के अंदरूनी कोने में भी रह सकते हैं। इनसे दूर रहे। अब दूर किससे रहना है, तो आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पणों एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए स्टूडेंट, तो इसमें आग के पास रहोगे तो आग लगने की डर रहेगी, चिमनी के पास भी आग लगने का डर रहता है, और खिड़कियों में देखो खिड़की टूटेगा तो तुम्हारा हालत खराब कर देगा, लग सकता है। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास विश्वास से करें। अब आओ स्टूडेंट, इधर देखते हैं हम लोग, क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा
उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। सॉरी स्टूडेंट। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा इससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यानी स्टूडेंट इसमें से 2 से 3 पॉइंट बना, इसको देख लो। भूकंप का मापन किस किस यूनिट को कहा जाता है या फिर क्या होता है, और इसमें देखो कौन सा लो अर्थक्वेक है और कौन सा हाई अर्थक्वेक है, इसको लिख लेते हैं। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी के सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी स्टूडेंट देख लो कि अपर्दन किसको कहते हैं, तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ये पीछे भी मैंने पढ़ा रखा है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब क्या आप जानते हैं, मैं आ जाऊँ कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल या फिर एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात में है उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अब देख लो स्टूडेंट, चित्र में दिया है नियाग्रा जलप्रपात। अब आते हैं नदी के कार्य क्या होते हैं स्टूडेंट। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या फिर खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अब यहाँ पे देख लो जलप्रपात कौन बनाता है, कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। यहाँ पे चित्र 3.5 में एक जलप्रपात के या फिर जलप्रपात के चित्र दिया हुआ है। और सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ से लिख लेना, जलप्रपात कहते किसको हैं, तो जब नदी किसी खड़े ढाल से, खड़े ढाल का मतलब नहीं समझ रहे हो, खड़े ढाल का मतलब होता है जैसे मतलब खड़ा गिर रही हूँ, खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल, देख लो अत्यधिक कठोर शैल या फिर खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट देख लो 3.6 में चित्र में बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ देखो, इसी को विसर्प कहा जाता है। तटबंध देख रहे हो, बाढ़ का मैदान देख लो, चाँप झील देख लो। चाँप झील कहते किसको है, तो नदियों से ये टूटकर अलग हो जाता है जिसे हम लोग चाँप झील के नाम से जानते हैं। आओ कुछ करके सीखो में विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पहला तो यही हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। चित्र 3.7 में देखो डेल्टा, मुख्य नदी और वितरिका, जिनको वितरिका कहा जाता है। सॉरी स्टूडेंट, एक बार बैक से आते हैं, जरा देखते हैं इसका क्या है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित
हो जाती हैं, जिनको वितरिका कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि स्टूडेंट, जब भी तुम लोग जियोग्राफी पढ़ने के लिए बैठो तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। क्यों? क्योंकि मैं पॉइंट तुम लोग को बताता जाता हूँ कि नहीं, इस पॉइंट को लिखना बेहद ज़रूरी है, जैसे अभी मैंने बताया। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। चित्र 3.7 देखें। जैसे स्टूडेंट मैंने बता दिया है कि जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो निर्माण करती है, उसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। चित्र 3.8 में देख लो, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक। समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, जो समुद्री गुफा है ना, ये बढ़ता जब, अरे गुफा का मतलब ही समझ लियो, और समुद्री का मतलब जो समुद्र में होता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत से बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। अब देखो, कह रहा है कि जब ये कटते कटते अंदर का पार्ट कट जाता है, सिर्फ ऊपर का पार्ट रह जाता है, तो उसको हम लोग तटीय मेहराब कह देते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। अब देख लो, स्टैक किसको कहते हैं, तो चित्र में जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ दीवार जैसा अगर बचता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। यहाँ पे देख लो, सॉरी स्टूडेंट, जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्र तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। चित्र 3.9 देख लो, हिमनद। हिमनद के कार्य देखो। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोरता चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करती है। वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करती हैं। आज अब स्टूडेंट, पवन के कार्य। चित्र 3.10 में देख लो, बालू के टिप्पे। पवन के कार्य में देखो, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? तो अक्सर सभी लोग कहेंगे हाँ। बालू टिप्पे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। देखो स्टूडेंट, ये आपको एकत्रित करना है। इसमें क्या हुआ, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। यानी देखो, यहाँ पे है कि रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः हम लोग क्या कह देते हैं, छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू डिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 में देख सकते हो। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया क्लास 7th का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ स्टूडेंट, एक काम ज़रूर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।